कर देता हूँ अभी, है ना। हाँ जी, हो गया कंप्लीट। नो बताइए। सर एक मिनट। बोलिए, लिख लिया सबने? चलो चलो देखो जल्दी से। हो गया सर। हाँ जी, चलिए तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखो कुछ डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जैसे N2H4 हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, है ना। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर पता है आपको, तो नाइट्रोजन है और तो हाइड्रोजन अटैच है इनसे, ठीक है। तो सिंपल हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन आपका गुड रिड्यूसिंग एजेंट है ना, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, N2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन की रिएक्शन वगैरह ऑर्गेनिक में भी आती है, इनऑर्गेनिक में भी आती है। प्रिपरेशन की बात करोगे, एक सिंपल सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन दे रखा है, NH3 की रिएक्शन करा दो NaCl के साथ, है ना, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस NaCl, ठीक है, समझ में आ गया। इसी के बाद फिर हाइड्रोजोइक एसिड आता है। हाइड्रोजोइक एसिड का स्ट्रक्चर HN3 का होता है, तो एक H होता है और 3N होते हैं, ठीक है। एसिडिक होता है इसका, एसिडिक पी के वैल्यू आपका एसिटिक एसिड के बराबर ही होता है लगभग लगभग,
है ना। तो ये भी क्या है आपका एसिडिक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद रखना। नेक्स्ट आता है यूरिया। यूरिया का स्ट्रक्चर तो सबको पता है, NH2CO NH2, है ना। फॉर्म करना है तो NH3 और CO2 को रिएक्शन करा के भी कर सकते हो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, है ना। NH2CO NH2 बन जाएगा। या फिर एक प्रोसेस तो मैंने आपको बताया था, कैल्शियम कार्बाइड नाइट्रोजन के साथ कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन, याद है सबको, नाइट्रोलैम बोलते हैं इसको। और इसका जब आप हाइड्रोलाइज करते हो तो आपको अमोनिया मिल जाता है ना। पहले आपको क्या मिलता है, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए, तो ये सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं, याद रखना है ना। स्ट्रक्चर है मेनली, तो जैसे हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर हो गया, तो वैसे तो आपको हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर याद है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर भी याद रखना, ये भी आएगा, है ना। ऑर्गेनिक में भी रिएक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक, ठीक है, तो वहां पे काम आएगा आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। और हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर तो काफी बार काम आया है आपको रिएक्शंस वगैरह में, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो मेन तो इनके स्ट्रक्चर है वो याद रखिएगा, देख लीजिए जल्दी से इतना। हो गया सर। चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट, है ना। कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो भी बता दिया आपको, ठीक है। चलिए, तो सेकंड आपका ग्रुप 16 स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आता है आपके पास ग्रुप 16। ग्रुप 16 को चैल्कोजेंस बोला जाता है ना। चैल्कोजेंस का मतलब बेसिकली ओर फॉर्मिंग होता है ना। क्योंकि ज्यादातर ओर्स आपके ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं, है ना। तो ओर फॉर्मिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 16 में आपके आते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आपके पास, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है, और लिवरमोरियम है ना। और इनमें से ये जो लास्ट के दो हैं, पोलोनियम और लिवरमोरियम, ये आपके रेडियो एक्टिव टाइप के होते हैं, ठीक है ना। और लिवरमोरियम तो वैसे भी बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ है ना। और इसका हाफ लाइफ भी फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड का होता है ना। तो इसका प्रॉपर्टी वगैरह तो कहीं नोन है नहीं, तो इसकी तो बात ही नहीं करते हैं हम, ठीक है। तो आपको जो स्टडी करना है वो केवल केवल कौन से करने हैं, 5 एलिमेंट्स करने हैं। कौन से, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर है, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, है ना। पोलोनियम की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस नहीं कर पाते, है ना। पर बाकी सबके साथ में इसको कंबाइन करके देख सकते हो आप लोग, है ना। पर अलग से कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं है इसके बारे में, ठीक है। और सबसे ज्यादा तो आपको जो डिस्कस करना है, जिनके कंपाउंड्स आपको पूरा डिटेल में पढ़ने हैं, वो दो ही हैं। कौन कौन से, एक ऑक्सीजन हो गया और एक सल्फर हो गया, है ना। तो मेन सिलेबस के पार्ट में बस यही दो दे रखे हैं आपको, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कंपाउंड, सल्फर और सल्फर के कंपाउंड्स, बस, ठीक है। और बाकी सब ग्रुप के साथ जो प्रॉपर्टी होगा वो सब डिस्कस करेंगे करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया।
क्या स्टडी करना है आपको? वही सेम है जैसे ग्रुप 15 में किया था हमने, वही हम लोग ग्रुप 16 के साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ सिंपल सिंपल पॉइंट देख लेते हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी में, है, या फिर केमिकल बॉन्डिंग वाले पॉइंट बीच बीच में आते रहेंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, जैसे तो पीरियोडिसिटी वाले पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज आपको पता है कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता रहता है विदाउट किसी एक्सेप्शन, है ना, पूरा रेगुलरली डाउन द ग्रुप क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे तो वो भी डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, है ना, उसमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ग्रुप 15 एलिमेंट्स के कंपैरिजन में कम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तो, है ना। आपको पता है नाइट्रोजन से कम होता है ऑक्सीजन का, है ना, होना तो ज्यादा चाहिए था, पर क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड हो जाता है या फिर ग्रुप 15 वाले हाफ फिल्ड होते हैं, तो ग्रुप 16 के कंपैरिजन में उनका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है स्लाइटली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर आपको इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था पीरियोडिसिटी के टाइम पे, है ना। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो एक्सेप्शनली सबसे कम होता है ना। बाकी फर्स्ट मतलब सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप में तो हमेशा सारे ग्रुप्स के साथ यही होता है ना, कि जो सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थर्ड ग्रुप से कम होता है ना, रिपल्शन की वजह से, साइज बहुत स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये सब रीजन हम लोग लिख चुके हैं, है ना। पर इस केस में ऑक्सीजन फैमिली के केस में, है ना, सल्फर से तो कम है पर सल्फर के साथ साथ ना बाकी सबसे भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी सबका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सल्फर से कम सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है, और ऑक्सीजन क्या हो गया, उससे भी कम हो गया, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, जैसे देखो सल्फर का वैल्यू भी आपको -200 किलो जूल पर मोल, वैल्यू याद नहीं रखना, है ना, इसका वजन 95, 90, 174, और देखो ऑक्सीजन कितना आ गया, 141। तो मैग्नीट्यूड के बेसिस पर देखें तो कम आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो आपको पता है ऑक्सीजन है आपके पास सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन के बाद इसी का नंबर आता है। ठीक है, उससे कम आपके पास सल्फर है 2.58, सेलेनियम भी बराबर होता है लगभग 2.5 के लगभग ही होते हैं दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। फिर टेल्यूरियम आता है 2.1, पोलोनियम 1.76, सबसे कम है, तो ये डिक्रीज कर रहा है विदाउट किसी एक्सेप्शन। ठीक है ना। चलिए, तो ये सिंपल सिंपल पॉइंट्स थे आपके पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड के, तो वो आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है ना, चलिए लिख लीजिए जल्दी से इतना पॉइंट।
हाँ जी, हो गया कंप्लीट। चलिए ठीक है, तो आगे चलें फिर। कहीं कोई डाउट है तो बताइए यहाँ पे। नहीं कोई डाउट। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोगों को पता है। पूरे ग्रुप में कहीं कोई एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो है नहीं। और इसका आउटर मोस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2 NP4 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, जैसे ऑक्सीजन देख सकते हो, 2s2 2p4 है, 3s2 3p4, 4s2 5 6 7, है ना, विदाउट किसी एक्सेप्शन सेम टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब वैलेंस में इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, यही काउंट करते हैं हम लोग। क्या था। चल ठीक है, तो आगे चला जाए। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीजन और सल्फर आपके नॉन मेटल्स होते हैं। सेलेनियम और टेल्यूरियम आपके मेटलॉइड्स हैं, और पोलोनियम आपका मेटल है और रेडियो एक्टिव भी है, जिसका हाफ लाइफ होता है 13.8 डेज का, है ना। ये आप कितना है इसका, 13.8 डेज का है। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे या डेंसिटी, सबका ऑर्डर सेम ही रहता है। डाउन द ग्रुप आपका इंक्रीज ही करता है ना, तीनों के लिए सेम ऑर्डर है। डाउन द ग्रुप क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट भी, बॉइलिंग पॉइंट भी, डेंसिटी भी सब इंक्रीज करता जाता है। ठीक है ना, तो कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा लार्ज डिफरेंस आपको ऑक्सीजन और सल्फर में देखने को मिलेगा, और वो आपको पता भी है ना, एटोमिसिटी के बेसिस पे भी। जैसे ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ O2, सल्फर एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ S8। ठीक है ना, तो वो भी देख सकते हो, और ऊपर से आपको पता है ऑक्सीजन गैसियस होता है, बाकी के सब तो सॉलिड फॉर्म में आते हैं। ठीक है ना, तो समझ ही सकते हो कि सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपके ऑक्सीजन का ही होता है। ठीक है ना। कैटिनेशन की बात करोगे तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही होती है, वो हर जगह होती है ना। एक सल्फर ही है जिसमें देखने को मिलती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, देख सकते हो, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है ना। S6 से लेके S20 तक के डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फॉर्मेशन करता है जो सल्फर होता है। ठीक है ना, और मोस्ट कॉमनली आपको एसिड के फॉर्म में देखने को मिलता है सल्फर मॉलिक्यूल जो होता है। ठीक है। सेलेनियम की बात करेंगे तो सेलेनियम पहले फोटो कॉपिंग में यूज किया जाता था, क्योंकि फोटो कंडक्टिविटी शो करता है ना। फोटो कंडक्टिविटी के स्पेशल टाइप का फिनोमिना है। इसमें क्या होता है, अगर आप लाइट इंसिडेंट करते हो तो लाइट के प्रेजेंस में इसका जो कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज कर जाता है ना। तो सेलेनियम यूज किया करते थे पहले। ठीक है, फोटो कॉपिंग मशीन वगैरह में, है ना, जेरोग्राफी बोलते हैं बेसिकली इस टेक्निक को, इसमें यूज करते थे ऐसे, तो याद रखना सेलेनियम को। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो आपका -2 से लेके +6 तक जाता है ना। -2 जीरो तो सबका होता ही है, +2 +4 +6 तक मैक्सिमम जा सकता है, क्योंकि वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैक्सिमम +6 शो करते हैं। ठीक है। -2 की बात करेंगे तो ऑक्सीजन, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ऑक्सीजन कहाँ तक करता है, केवल -2 से लेके +2 तक, मतलब -2 0 +2। ठीक है ना। अगर ऑक्साइड्स में के अलावा अगर पेरोक्साइड और अगर सुपर ऑक्साइड्स को ले लोगे तो उसमें भी आपका -1 और -12 शो करता है ना, वो आप जानते हैं, है ना, कि पेरोक्साइड के केस में क्या और ऑक्साइड के केस में क्या होता है। तो -2 से लेके +2 तक शो करता है ऑक्सीजन केवल, है ना, बाकी का +6 तक शो कर देते हैं। ठीक है। स्टेबिलिटी की बात करोगे तो +4 का जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है हायर। ठीक है ना। ये सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, ये +4 शो करते हैं ऑक्सीजन के साथ। और अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो +6 तक भी शो कर देते हैं, है ना। सल्फर आपका ऑक्सीजन के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ भी +6 शो कर देता है। ठीक है ना, तो ये सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज है।
हाँ जी, हो गया कंप्लीट। बताइए। चल, आगे चलें फिर। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पता है, वही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ही हैं, सिंपल सिंपल, है ना। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब रिएक्शन की बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स देते हैं। जैसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी की बात करते हैं। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट हैं वो सब हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। H2E टाइप का हाइड्राइड होता है। जैसे आपको पता है H2O हो गया, H2S है, H2AC है, H2T है, H2PO है ना। तो डिफरेंट टाइप के हाइड्राइड्स का सब फॉर्मेशन करते हैं। सबका स्ट्रक्चर सेम एक जैसा ही होता है। ठीक है, अब इन हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे एसिडिक नेचर की बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप आपका एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होता जाएगा, है ना, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता जा रहा है, तो H प्लस रिलीज करने की टेंडेंसी इंक्रीज करती जाती है डाउन द ग्रुप। ठीक है ना, तो एसिडिक नेचर डाउन द ग्रुप क्या करता है आपका, इंक्रीज करता है। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, अब स्टेबिलिटी बात करोगे तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी, है ना, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, अब डाउन द ग्रुप आपका डिक्रीज ही करेगा। ठीक है, जैसे जैसे बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी वैसे थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल H2O होता है ना। बाकी सब आपके कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं थर्मली। बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो ये पॉइंट भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, केमिकल बॉन्डिंग में, याद है आपको। वाटर का बॉन्ड एंगल sp3 हाइब्रिडाइज 104.5 डिग्री, याद है सबको। और बाकी H2S, H2SE, H2T सबके बॉन्ड एंगल 90 के लगभग होते हैं, ड्रैगोज रूल याद आ रहा है, ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स। ठीक है ना। चलिए, ऑल आर रिड्यूसिंग एक्सेप्ट H2O, है ना। H2O के अलावा बाकी सब रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, है ना। और जो रिड्यूसिंग नेचर होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज भी होता रहता है ना। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग आपका H2PO होता है, वही, है ना। H डोनेट कर देता है इजीली, है ना, नेसेंट आयरन प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, क्योंकि वीक बॉन्ड है, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग नेचर का हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो एक्सेप्शनली H2O सबसे ज्यादा होता है। और रीजन भी आप लोग जानते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, ये ऑर्डर भी हम लोग देख चुके हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ठीक है, ये H2O का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा है। उसके बाद फिर मास के बेसिस पर है, फिर H2T आता है, Ac और H2S सबसे कम आता है। वो फिर वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर है, मास। H2S का मास ज्यादा, H2T का मास ज्यादा होता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो यही एक है जो एक्सेप्शनली क्या आ गया है, सबसे लास्ट में होना चाहिए था पर सबसे पहले आ गया। और रीजन भी आप जानते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। बाकी और किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं, इसमें से भी मैक्सिमम आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ठीक है ना, चलिए देख लीजिए जल्दी से।
हाँ जी, हो गया कंप्लीट। बताइए, लिख लिया सबने? आगे चलें? चलिए, ठीक है। तो इसके बाद आता है रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। अब हो गया ऑक्सीजन की सारी एक्टिविटी, बाकी ग्रुप भी तो है ना? चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट है ऑल कैन फॉर्म ऑक्साइड ऑफ टाइप EO2 एंड EO3, है ना? मतलब EO2 और EO3 टाइप के ऑक्साइड बनाता है। यहाँ तक कि ऑक्सीजन भी खुद अपना ये ऑक्साइड बना लेता है, और उस ऑक्साइड को ओजोन बोलते हैं, है ना? ओजोन क्या है? एक तरह से ऑक्साइड ही तो है ऑक्सीजन का, ठीक है ना? जैसे हो गया आपका SO2 हो गया, ये भी ऑक्साइड है ऑक्सीजन का, ठीक है? तो O3 एंड SO2 आर गैसेस, और जो SeO2 होता है वो आपका सॉलिड होता है, ठीक है? बाकी सब तो सॉलिड है ही है। रिड्यूसिंग नेचर आपका डिक्रीज होता जाता है SO2 से लेके TeO2 तक, ठीक है? ये रिड्यूसिंग नेचर होता है, ठीक है? बोथ टाइप ऑफ ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, दोनों ही टाइप के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं सब, है ना? चाहे आपका SO2 है ना, SeO2 है, TeO2 है, ये सब एसिडिक नेचर के कहलाते हैं। इनकी प्रॉपर्टी की बात करोगे तो देखो, मैंने आपको बताया था कि रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज करता है, मतलब SO2 जो होता है वो रिड्यूसिंग नेचर का होता है, ठीक है? और TO2 होता है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। तो रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज कर रहा है ना डाउन द ग्रुप, ठीक है? और TO2 की बात करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है ना? और इसके और भी डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे TO बनाता है। तो TO आपका बेसिक होता है क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। थोड़ा और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो एम्फोटेरिक नेचर का हो जाएगा, और अगर और ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा मैक्सिमम में, तब जाके एसिडिक होता है ना? तो मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक ऑक्साइड होता है, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में टेल्यूरियम का बेसिक ऑक्साइड होता है ना? तो ये सिंपल सिंपल से पॉइंट्स थे, ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी विद हेलोजन। अब हेलोजन के साथ रिएक्शन कराइए। तो हेलोजन से रिएक्शन कराएंगे तो EX2, EX4, EX6 टाइप के हेलाइड्स का फॉर्मेशन करता है। और वही सेम पॉइंट्स हैं कि हेलाइड की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज करती जाती है, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल फ्लोराइड्स होते हैं, और सबसे कम स्टेबल आपके आयोडाइड्स होते हैं, है ना? केवल फ्लोराइड होता है जो हेक्सा हेलाइड्स का फॉर्मेशन कर सकता है, EX6, ठीक है ना? गैसेस फॉर्म में ही करता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? क्योंकि ज्यादा स्टेबल भी है और स्मॉल साइज भी है, तो 6 को एकोमोडेट भी कर सकते हैं एलिमेंट्स आपके, जैसे SF6 हो गया, है ना? तो वही है कि SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल ड्यू टू स्टेरिक रीजन। वही रीजन आपका स्टेरिक ही है, मतलब SCl6 और SBr6 नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा बल्कि ग्रुप है, तो फिर एकोमोडेट नहीं कर सकता इतने, ठीक है? तो SF6 आपका स्टेबल बनता है, ठीक है ना? बाकी लाइट्स की बात करेंगे, जैसे SF4 है वो गैसेस फॉर्म में होता है, SeF4 है वो लिक्विड होता है, और TeF4 है वो सॉलिड होता है। तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे आपका स्टेट भी चेंज होता जाता है, सॉलिड की तरफ चलता जाता है, ठीक है? अच्छा, ऑक्सीजन के अलावा बाकी सब आपके डाइक्लोराइड्स और डाइब्रोमाइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। डाइक्लोराइड डाइब्रोमाइड मतलब जैसे आपके हो गए ये H2F2, H2Cl2, इस टाइप के हैलाइड्स, है ना? अच्छा, मोनोहेलाइड्स आपके एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होता कि SF बन जाएगा या HCl बन जाएगा सिंपल। ये जो मोनोहेलाइड्स होते हैं वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हाँ, H2F2 बनता है, H2Cl2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना? और ये सब के टेंडेंसी आपकी डिस्प्रोपोर्शनेट करने की भी होती है। जैसे He2Cl2 है तो क्या कर जाता है, वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, तो देखो +4 और 0 में चले गए, है ना? तो ये सब आपके पॉइंट्स हैं बेसिक बेसिक। चलिए, लिख लीजिए इसको भी।
हो गए सर। चल ठीक है, आगे चलते हैं। हो गया। चलो हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं आपके ऑक्सीजन पर, है ना। ऑक्सीजन स्टार्ट करते हैं, डाई ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो डाई ऑक्सीजन के बारे में तो वैसे आप लोग सब जानते ही हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा सिंपल रिएक्शंस वाले पोर्शन पे आ जाते हैं, है ना। आपको पता है इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी जानते हैं सब, ठीक है ना। चलिए, तो प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं। तो लैब में जब प्रिपेयर करते हैं तो सिंपल आपको क्या करना है कि थर्मल डिकम्पोजिशन से बना सकते हो आप लोग, है ना। जैसे KNO4 हो गया, K2Cr27 है, KClO3 है ना। तो डाइक्रोमेट्स, क्लोरेट्स हो गए आपके, परमैंगनेट्स हो गए, इन सब का क्या करो, थर्मल डिकम्पोजिशन कर दो और आपको क्या मिल जाएगा, आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन इस तरह से आप लैब में प्रिपेयर कर सकते हो, है ना, स्मॉल अमाउंट में। अच्छा, KClO3 के बारे में बता रखा है कि MnO2 एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं हम इसमें, है ना। अगर आप विदाउट कैटलिस्ट अगर आप यूज करोगे तो क्या करेगा, तो इसको और ज्यादा हीट करना पड़ेगा ऑक्सीजन के लिए, है ना। क्योंकि हीट करने पर KClO4 बनता है, और KClO4 को जब आप हीट करोगे तो 600 डिग्री तक हीट करना पड़ता है, तब जाके आपको ऑक्सीजन मिलता है। तो इसलिए क्या करते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो कम हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना। तो एक तो तरीका हो गया ये आपका, है ना, इनको हीटिंग कर दीजिए। ठीक है, या फिर जो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो डाउन में आपके जो एलिमेंट्स आते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, इनके ऑक्साइड जो होते हैं उनको आप हीट करो तो भी आपको क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन गैस मिल जाता है ना। या फिर हायर ऑक्साइड्स जो होते हैं, है ना, जिनके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे लेड है आपके पास, है ना, तो +4 में है। ठीक है, तो इस टाइप के ऑक्साइड जो होते हैं उनको भी अगर आप हीट करोगे तो भी आपको ऑक्सीजन दे देंगे, है ना। जैसे NaNO3 हो गया, इससे भी ऑक्सीजन मिल जाता है। तो डिफरेंट मेथड्स हैं, केवल हीटिंग से डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो ये तो हो गया लैब में प्रिपेयर करने वाली बात। कॉमर्शियली कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो वो तो आपको बताया था मैंने, है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं, है ना। तो एयर को लिक्विफाई करो, है ना, और उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दीजिए, है ना। तो नाइट्रोजन के बाद सेकंड नंबर फिर आपको ऑक्सीजन ही मिलता है इसमें। ठीक है, या फिर आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस भी कर सकते हो, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो भी आपको ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है ना, तो ये सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं, चलिए बना लीजिए जल्दी से इतना।
चलिए हो गया कंप्लीट, बोलिए। लिख लिया सबने? आगे चलें। चलिए प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज में आपको ये भी पता है कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, याद है सबको, एमओटी थ्योरी, है ना। टू Yes. इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं तो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। बाकी ऑर्डरलेस कलरलेस गैस है वो भी सब जानते हैं। वाटर में सॉल्युबिलिटी भी आपका कम होता है ना। बस इतना ही है कि एक्वाटिक लाइफ को सरवाइव करने के लिए जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही होता है ना। लो टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता जाता है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, है ना। चलिए, 3 टाइप के स्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं, O16, O17, O18 की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन होता है जो डायरेक्टली ज्यादातर सभी मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर देता है ना। और हम लोगों ने ऑक्साइड्स को डिटेल में पढ़ रखा है पूरा ऑलरेडी, याद है आपको। केमिकल बॉन्डिंग के टाइप पे सारे ऑक्साइड्स पढ़े हुए हैं हमने, है ना। नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स, है ना, मेटल्स के ऑक्साइड, डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं उनको। ठीक है, तो सिंपल सिंपल रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे SO2 रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ V2O5, याद रखना है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो क्या बना लेगा इसको, SO3 में ऑक्सीडेशन कर देता है ना, इन प्रेजेंस ऑफ V2O5। कैटेलिस्ट चाहिए होता है। ठीक है, HCl की रिएक्शन कराओगे O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, तो Cl2 बना लेता है ना। चलिए, बाकी ऑक्साइड्स वगैरह हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है उन ऑक्साइड्स को। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं ओजोन पे, है ना। तो ओजोन बेसिकली ऑक्सीजन का सिंपल ऑक्साइड बोल सकते हो इसको, है ना। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आपको पता है स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होता है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो आप लोग, इसका हाइब्रिड भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 का होता है, वो आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना। ये थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर का गैस होता है और डाई मैग्नेटिक नेचर होता है। ठीक है ना। इसकी फॉर्मेशन की बात करेंगे तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड से इसको प्रिपेयर किया जाता है ना, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन में क्या करते हैं, स्लाइड साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड करते हैं, तो O3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा ऑक्सीजन O3 में कन्वर्ट हो जाएगा, केवल 5 to 10%, मैक्सिमम 10% ही ओजोन का फॉर्मेशन कर पाता है। क्यों? क्योंकि ओजोन अनस्टेबल होता है, वापस से ब्रेक डाउन कर जाता है किसमें, ऑक्सीजन में, है ना। तो ये जो आपका फॉर्म होता है ना 5 to 10%, इसको ओजोनाइड ऑक्सीजन बोलते हैं, क्योंकि बाकी तो ऑक्सीजन है। तो ओजोनाइड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इससे ज्यादा अगर आपको प्यूरिफाई करना है तो फिर लिक्विफेक्शन से करते हैं, लिक्विफाइड करके तब जाके प्यूरिफाई किया जाता है। ओजोन अनस्टेबल होता है, इसलिए आपको पता है कि अपने सी लेवल पे आपको ओजोन देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ओजोन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, O2, और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ना। इसलिए अपने एटमॉस्फेयर से 20 किलोमीटर ऊपर आपका ओजोन लेयर होता है ना। वहां पे लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन किसका फॉर्मेशन करता है, आपका ओजोन का फॉर्मेशन करता है ना। उसको ओजोन लेयर बोलते हैं। जानते सब लोग, यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है ना, इतना सब जानते हैं। ठीक है, तो वो उन्हीं कंडीशंस में सर्वाइव कर सकता है O3, है ना, स्टेबल रह सकता है। बाकी अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में ले आओगे तो क्या हो जाएगा इसमें, वो ब्रेक डाउन कर जाता है किसमें, O2 में, और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है ओजोन, और ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं इसे हम लोग, है ना, इसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, तो याद रखना ओजोन क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और स्ट्रॉन्ग आपका ब्लीचिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपके मेथड्स हैं, लिख लीजिए जल्दी से।
डन सर। हाँ जी, हो गया कंप्लीट। लिख लिया सबने? आगे चलें? चलिए, ठीक है। नेक्स्ट आप ओजोन की रिएक्शंस है ना, सिंपल सिंपल रिएक्शन है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको पता है ना। तो क्या करता है, जैसे H2S है, O3 से रिएक्शन कराओगे तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फर में, है ना, खुद रिड्यूस हो जाता है O2 में। ठीक है, इसी तरह से देखो कि की रिएक्शन कराओगे तो I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद ऑक्सीजन बन जाएगा। PbS की रिएक्शन कराओगे, है ना, तो PbSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओजोन किस में कन्वर्ट हो जाता है, O2 में कन्वर्ट हो जाता है। देखो हर जगह आपको O2 मिलेगा, ठीक है ना। और बाकी क्या कर रहा है, बस ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है। ये सल्फर को ऑक्सीडाइज करना है तो सल्फर को H2SO4 में ऑक्सीडाइज कर देता है, फॉस्फोरस को H3PO4 में ऑक्सीडाइज कर देता है, HCl को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देता है ना। K4FeCN6 का रिएक्शन कराओगे तो K3FeCN6 में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो बता 2+ से कितना बन गया आपका, 3+ में ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, KOH का रिएक्शन कराओगे अगर आप, तो हाँ, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। KOH का ओजोन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो KO3 का फॉर्मेशन होता है, पोटेशियम ओजोनाइड बोलते हैं इसको, है ना। ऑरेंज कलर का होता है, याद रखना, पोटेशियम ओजोनाइड आपका ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, तो सब ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है। ठीक है, सबको ऑक्सीडाइज करता जा रहा है। ठीक है, अब देखो आयोडीन के साथ रिएक्शन है। नॉर्मल आयोडीन के साथ जब रिएक्शन कराते हो तो देखो, अगर ड्राई और मॉइस्ट दोनों में अलग अलग टाइप की रिएक्शन होती है। अगर ड्राई आयोडीन है तो I4O9 का फॉर्मेशन करता है, ये येलो कलर का होता है, याद रखना, है ना। तो इसमें दो डिफरेंट टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है आयोडीन की, एक +3 मिलती है और एक +5 मिलती है। मतलब I4O9 आपका फॉर्म होता है I3+ से, और IO3- होल थ्राइस की, है ना, इसको बोलते हैं I4O9। तो स्ट्रक्चर याद रखना है इसका ना, इसमें दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक 3+ है और एक 5+ है। ठीक है, आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट येलो कलर का होता है। मॉइस्ट के साथ रिएक्शन कराओगे तो HiO3 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट एसेंट, ये सिंपल सी दो और एक्स्ट्रा रिएक्शन लिख रखी है, बहुत ज्यादा काम की नहीं है। जैसे SnCl2 की रिएक्शन कराओगे तो SnCl4 में कन्वर्ट कर देगा। Hg की रिएक्शन कराओगे तो उसको Hg2 में कन्वर्ट कर देगा, वही ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है या फिर, है ना, ऑक्सीडेशन कर रहा है। ये रिएक्शन होती है इसकी। ठीक है, चलिए बना लीजिए जल्दी से रिएक्शन हो। क्या डाउट है समर्थ को, इलेक्ट्रिक साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बारे में फिर से बताइए। तो मतलब क्या बताना है इसमें, सिंपल प्रोसेस होता है जिससे आपका ओजोन का फॉर्मेशन हो ऑक्सीजन से। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, मतलब इतना स्पार्किंग नहीं होता है उसमें, क्योंकि अगर स्पार्क हो गया होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी से तो आपको पता है वापस से ओजोन आपका ब्रेक डाउन कर जाएगा ऑक्सीजन, है ना। तो ट्रांसफर किया जाता है, हीट ट्रांसफर होता है बेसिकली इससे, है ना, पर बहुत कैसा होता है, कांस्टेंट अमाउंट में होता है। उसको बोलते हैं साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, है ना, एक प्रोसेस है। ठीक है, चलिए देख लीजिए जल्दी से।
हाँ जी, हो गया कंप्लीट। बोल दो, आगे चले। चलिए, ठीक है। इसके बाद सिल्वर के साथ रिएक्शन देखिए, ओजोन का रिएक्शन कराएंगे तो Ag2O बनता है ना। और एक्सेस में अगर ओजोन है तो वापस इसको Ag में कन्वर्ट कर देता है, फिर से ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है ना। चलिए, अच्छा, अगर आप H2O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता है कि H2O2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पर O3 H2O2 से ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब रिएक्शन कराते हैं तो O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंटरेक्ट करता है और H2O2 फिर रिड्यूसिंग एजेंट इंटरेक्ट करता है ना, क्योंकि O3 ज्यादा स्ट्रॉन्गर है इसके कंपैरिजन में। तो क्या करता है, O3 कन्वर्ट होता है O2 में और H2O को कन्वर्ट कर देता है H2O2 को H2O में। ठीक है ना। KOH के साथ अभी रिएक्शन लिखा ही था, ये वापस से वही अब रिएक्शन आ गया, रिपीट हो गया है ना। ऑरेंज कलर का होता है ओजोनाइट, पोटेशियम ओजोनाइट जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं टेस्ट की। ओजोन के टेस्ट कौन कौन से होते हैं, देखो 3 डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं ओजोन के। सबसे पहला टेस्ट है कि आप क्या करिए, बेंजीडीन लीजिए, ये रहा आपका, है ना, और इसका रिएक्शन करा दीजिए, फिल्टर पेपर लीजिए, उसमें सोक कराइए एल्कोहलिक बेंजीडीन को। तो क्या होता है, जब इस ओजोन के कांटेक्ट में लाते हैं तो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तो ये टेस्ट हो गया, है ना, सिंपल टेस्ट है। दूसरा टेस्ट जो होता है, जो आपका कॉमर्शियली अवेलेबल होता है मार्केट वगैरह में, ओजोन अगर आपको डिटेक्ट करना हो तो, कि ओजोन की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, डाईइथाइल पैराफिनाइलिन डायमीन के साथ। ठीक है ना। तो डाईइथाइल पैराफिनाइलिन डायमीन मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, है ना। तो एन से एन डाईइथाइल, है ना, पैराफिनाइलिन डायअमाइन, है ना। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इसका रिएक्शन कराइए आप लोग किसके साथ, की आई के प्रेजेंस में ओजोन के साथ रिएक्शन कराइए तो पिंक कलर का हो जाता है ना। तो और इसकी इंटेंसिटी से आप लोग पता करते हो, इस पिंक कलर की इंटेंसिटी से आप लोग ओजोन का कंसंट्रेशन पता कर सकते हो। तो जितना ज्यादा ओजोन का कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा पिंक कलर होता जाता है वो। ठीक है ना। तो ओजोन एस्टिमेशन कर देते हैं इससे। थर्ड मेथड होता है कि आप के आई के साथ रिएक्शन कराओ, है ना, ये टाइट्रेशन वाला मेथड है आपका। तो क्या करते हैं, आप के आई के साथ ओजोन का रिएक्शन कराते हैं तो आपका आयोडीन रिलीज होता है। ये पूरा प्रोसेस है, तो इसमें आयोडीन रिलीज होता है, तो 1 मोल से 1 मोल आयोडीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और ये जो आयोडीन आपको मिलता है इसको टाइट्रेशन करा लीजिए आप हाइपो सॉल्यूशन के साथ, है ना। तो हाइपो सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेशन कराएंगे जिसमें स्टार्च एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं, तो आप क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट भी कर सकते हो ओजोन का, है ना। तो टाइट्रेशन मेथड है जिससे आप लोग क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट कर पाते हो क्या ओजोन कितना है। ठीक है, 3 मेथड्स है आपके टेस्ट के लिए, ओजोन के टेस्ट के लिए। ठीक है ना। चलिए लिख लीजिए जल्दी से इतना पॉइंट।
हाँ जी, हो गया कंप्लीट। चलिए लिख लिया सबने। यस सर। चलिए ठीक है। लास्ट पॉइंट में क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन है ओजोन का, है ना, कि आई के साथ रिएक्शन कराया जाता है ओजोन का। ठीक है, तो आयोडीन प्रोड्यूस होता है उससे, और इस आयोडीन का टाइट्रेशन कराते हैं हाइपो सॉल्यूशन के साथ। स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन होता है ना, एज अ स्टार्च को एज अ इंडिकेटर लिया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि स्टार्च को इंडिकेटर लोगे तो देखो जैसे ही आप रिएक्शन करेगा आई माइनस बनेगा, आई माइनस स्टार्च के साथ रिएक्शन करके ब्लू कलर देता है ना, तो स्टार्च को एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं इस टाइट्रेशन में। तो इससे आप क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट कर सकते हो कि कितना ओजोन है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आपको आयोडीन का वैल्यू मिलेगा, और आयोडीन के मोल से आपको ओजोन पता लग जाएगा कि कितना होगा। ठीक है, तो मेथड है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करने का ओजोन का। ठीक है, समझ में आएगा। यस सर। चलिए ठीक है, सल्फर पे आते हैं, है ना, ऑप्शन हो गया आपका। अब आता है आपके पास सल्फर। सल्फर की बहुत सारी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, जिनमें से जो मेन होती है वो आपके पास कौन सी हैं। एक होता है अल्फा फॉर्म और एक होता है बीटा फॉर्म, है ना। अल्फा और बीटा में बस तो यूनिट सेल में डिफरेंस होता है, ये जो मिक्स सल्फर कहलाता है और ये मोनोक्लिनिक सल्फर कहलाता है। ठीक है ना, अपने यूनिट सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे। रोबिक सल्फर आपका स्टेबल फॉर्म है रूम टेम्परेचर पे। सबसे स्टेबल फॉर्म यही होता है, येलो कलर का होता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो 385, डेंसिटी इसका 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ना। वैल्यू याद रखने की इतना कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपसे वैल्यू वगैरह, है ना। कंपेरेटिवली आपको बता दिया है क्योंकि दोनों का वैल्यू दिखा है ना, इसलिए। नेक्स्ट है प्रिपेयर कैसे करना है आपको। तो जो रॉल सल्फर होता है, नॉर्मल जो सल्फर होता है मॉल्टेड वाला, इसको रॉल के फॉर्म में बना दिया जाता है। इसको क्या करो, इसको इवेपोरेट कर दो, है ना, CH2 के सॉल्यूशन में। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको रोमिक सल्फर मिल जाएगा। वाटर में इनसॉल्युबल है सल्फर, है ना। बेंजीन में सॉल्युबल होता है, एल्कोहल और ईथर में पार्शियली सॉल्युबल होता है ना, और CH2 में तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल है ही है। ठीक है ना। अच्छा, ये लास्ट पॉइंट आपको बाद में भी पता रखा है कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर लेते हो, लगभग 1000 डिग्री तक ले जाइए, है ना, तो H2 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट हो जाता है ना। वैसे तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एसिड के फॉर्म में जनरली एग्जिस्ट करता है जो पर सल्फर होता है। पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे H2 भी बन जाता है ना, ऑक्सीजन के जैसा स्पीशी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसको बीटा सल्फर भी बोलते हैं, है ना। अल्फा को अगर आप हीट कराओगे 369 केल्विन से ऊपर तो बीटा में कन्वर्ट हो जाता है, और बीटा को अगर आप कूल कर दो 369 से नीचे तो आपका अल्फा बन जाता है। तो ये जो 369 केल्विन जो टेम्परेचर है ना, इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर बोला जाता है सल्फर के लिए, है ना। इस टेम्परेचर पे दोनों ही स्टेबल फॉर्म्स होती हैं, अल्फा भी होता है बीटा भी होता है ना। तो हायर टेम्परेचर पे 369 ऊपर बीटा सल्फर बन जाता है, और लोअर पे आपका अल्फा होता है। तो इसलिए बोला था कि रूम टेम्परेचर पे आपका अल्फा ही ज्यादा स्टेबल होता है ना, उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है वही 393 है ना। डेंसिटी कम होता है अल्फा के कंपैरिजन में, और CH2 में सॉल्युबल होता है, वो तो दोनों ही है CH2 में सॉल्युबल। ठीक है ना। अल्फा और बीटा दोनों का ही जो मॉलिक्यूल होता है जनरल, वो आपका एसिड टाइप का मॉलिक्यूल होता है। देखो ये देख सकते हो एसिड टाइप का मॉलिक्यूल है। जनरल जो मॉलिक्यूल होता है क्राउन शेप का होता है ना, बॉन्ड एंगल 107 डिग्री का होता है, तो देखो ऐसा क्राउन शेप का फॉर्मेशन करता है एसिड, देख सकते हो आप लोग। ठीक है ना। S6 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर जाता है कभी कभी, तो S6 के फॉर्म में ऐसा चेयर फॉर्म के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, वो स्ट्रेन कम करने के लिए चेयर फॉर्म का। ठीक है, तो S6 में इस तरह का होता है और S8 में आपका क्राउन शेप का होता है ना, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फॉर्म मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाता है। मैंने आपको बताया था S6 से लेके S20 तक के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है सल्फर, है ना, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है इसमें। ठीक है ना, तो जनरली जो मिलता है वो S8 का होता है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए जल्दी से इतना पॉइंट।
क्या डाउट है जनेश को? S6 चेयर कॉन्फर्मर साइक्लोहेक्सेन, हाँ बिल्कुल साइक्लोहेक्सेन जैसा ही तो है, चेयर फॉर्म जैसा होता है उसमें, है ना, मोर स्टेबल कॉन्फर्म आ रही है, ठीक है ना। डन सर। हाँ जी, हो गया कंप्लीट, देखिए सबने। चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं, है ना, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कंपाउंड्स को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके। जैसे नेक्स्ट है आपके पास प्लास्टिक सल्फर। प्लास्टिक सल्फर बेसिकली मोल्टन सल्फर ही है ना। उसको डायरेक्टली क्या है ना, कोल्ड वाटर में डाल दो आप, मोल्टन सल्फर लो, उसको सीधा कोल्ड वाटर में डाल दो। जैसे आप कोल्ड वाटर में डालते हैं तो वो रबर लाइक हो जाता है ना, रबर लाइक प्रॉपर्टी आती है, चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको प्लास्टिक सल्फर बोल देते हैं। बाकी अगर इसको रखे हो गया आप कुछ टाइम के लिए तो वो रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा स्टिल फॉर्म नहीं है, वो थोड़े टाइम के लिए होता है केवल, है ना। और CH2 में इंसॉल्युबल होता है, ठीक है ना, क्योंकि चेन लैग स्ट्रक्चर है इसलिए। हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं तो देखो S8 है ना, हीट करोगे तो मेल्ट करना स्टार्ट करेगा, है ना। 160 तक हीट करिए, मेल्ट करेगा, कुछ एसिड रिंग्स भी ब्रेक कर जाती है ना। और 200 तक हीट करोगे तो विस्कोसिटी इंक्रीज करता है बस इसका, है ना। और ज्यादा हीट करोगे बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा फिर 40 सेल्सियस तक, तो इसका विस्कोसिटी क्या करेगा, इसका डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा फिर से, ठीक है, बस यही होता है। और ज्यादा हीट करोगे, 600 से ऊपर हीट करोगे तो मैंने आपको बताया था ब्रेक होके H2 में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो 1000 तक आपका ये क्या करता रहता है, H2 के फॉर्म में स्टेबल होता है ना। ऑक्सीजन लाइक स्पीशी होती है, पैरामैग्नेटिक टाइप की स्पीशी, ठीक है ना। तो H2 में कन्वर्ट हो जाता है फाइनली। अच्छा नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिल्क ऑफ सल्फर किसको बोलते हैं। मिल्क ऑफ सल्फर क्या किया जाता है, जो आपके पास सल्फर है उसको लाइम वाटर के साथ सप्लाइम किया जाता है, बल्क किया जाता है ना। उसके बाद लाइम को HCl से रिमूव कर देते हैं, तो एक सल्फर का प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड होता है ना। तो जो स्किन डिसऑर्डर्स वगैरह में यूज करते हैं ना सल्फर, सुना होगा आप लोगों ने कि स्किन ट्रीटमेंट वगैरह में, ऑइंटमेंट्स वगैरह में यूज करते हैं सल्फर को, तो वो फॉर्म प्रोड्यूस हो जाता है, उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ सल्फर, है ना। वही लाइम वाटर के साथ इसको बॉइल किया जाता है और फिर लाइम वाटर को एसिड से रिमूव कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी अनस्टेबल फॉर्म है, अगर बहुत टाइम के लिए इसको रख दोगे तो ये भी रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि स्टेबल आपका रोम्बिक सल्फर ही होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना। तो कोई भी सल्फर लीजिए रूम टेम्परेचर पे सब किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाते हैं जाके, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल से पॉइंट्स थे, ठीक है ना। अच्छा अब इसके बाद कंपाउंड से स्टार्ट होता है ना, सल्फर के कंपाउंड्स हैं, जैसे आपका SO2 हो गया, H2S है ना, H2SO4 है, इसके बाद आपके SO3 आएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल सिंपल से कंपाउंड्स हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करते हैं अपना, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में अपना ऑक्सीजन फैमिली भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना, और हेलोजन फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो साथ के साथ पढ़ते रहो इनको अच्छे से, 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा इनको, है ना, 1-2 बार से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, बहुत बार पढ़ना पड़ेगा इन सब चीजों को, तब जाके याद होंगी, तब माइंड में सेट होंगी सब चीजें। रिएक्शन वगैरह को काफी बार लिख लिख के याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बहुत है इतना ही। हाँ अब बताइए, कहीं कोई डाउट है तो बोलिए किसी को, बोलो।